ओके, सो सी हियर। तो देखिएगा, केपलर सेकंड लॉ देख रहे थे हम। तो केपलर सेकंड लॉ में जो डेरिवेशन तक आ गए थे हम, वो था डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू एल बाय 2m। ओके, इस फैक्टर की तरफ ये इक्वल आता है। तो अगर प्लैनेट किसी दो पॉइंट पर है, तो दोनों पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम सेम आता है। मतलब ये प्लैनेट मतलब सन का पोजीशन है, और यहाँ पर प्लैनेट अगर है और यहाँ पर प्लैनेट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो दोनों तरफ प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम एट ए एंड एंगुलर मोमेंटम एट बी सेम आएगा, इक्वल आएगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जब प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। So that's why Kepler's second law is in accordance with law of conservation of angular momentum. ओके, तो लिख लीजिएगा इसे। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल, कि केपलर सेकंड लॉ किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर डील करता है। तो लिखिएगा, the angular momentum of planet is conserved, the angular momentum of planet is conserved, ये केपलर सेकंड लॉ में ही लिखना है आपको। the angular momentum of planet is conserved, thus thus Kepler's second law, thus Kepler's second law is equivalent to conservation of angular momentum, thus Kepler's second law is equivalent to conservation of angular momentum is equivalent to conservation of angular momentum। ओके, क्यों होता है ये प्रूव करके दिखाता हूं मैं आपको। जस्ट दो पॉइंट्स लेते हैं हम, अब देखिएगा। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम, अभी आपने बताया मुझे कि एम वी आर उसका फॉर्मूला है। तो ये पॉइंट ए हम यहाँ पर लेते हैं, ओके, 2 मिनट के लिए। और दूसरा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट बी रहेगा। ओके, तो आप देखिएगा, अब बी का आर का वैल्यू मैक्सिमम है। ओके, तो ए का आर का वैल्यू कैसा है, मिनिमम। ओके, तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम एट ए पॉइंट अगर हम निकालते हैं, तो वो आएगा एम वी आर। लेकिन ये वी ए पॉइंट पर होगा या आर भी ए पॉइंट पर होगा, तो आपको पता होगा मास तो नो डाउट ए पर और बी पर सेम रहेगा। वेलोसिटी एट ए, बताओ मुझे, वेलोसिटी एट बी से ज्यादा होगा या कम होगा, टेल मी। वेलोसिटी ज्यादा होगा या कम होगा ए पॉइंट पर एज कंपेयर टू बी। एल बी एंगुलर मोमेंटम एट बी क्या होगा, एम इंटू वी बी इंटू आर बी होगा। ओके, तो अब देखिएगा मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। आपको पता है डिस्टेंस कम रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और ज्यादा फोर्स से प्लैनेट को खींचने वाला है सन अपनी तरफ, अगर वो ए पोजीशन पर है तो। इस वजह से उसका वेलोसिटी बी ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी से। कतर सिंह आप गलत हो, वी बी इज मैक्सिमम नहीं होगा, वेलोसिटी एट बी मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से उसको खींचने वाला फोर्स कम रहेगा वहां पर बी पोजीशन पर। दैट्स व्हाई वेलोसिटी एट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी होगा। ओके, ए पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए सबसे करीब पॉइंट है सन से, और बी पर वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि बी सबसे दूर पॉइंट है। इस वजह से अगर हम देखते हैं तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन रेडियस वहां पर मिनिमम है। इज इट ओके, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर रेडियस मिनिमम है। ओके, और वही अगर हम देखते हैं बी पॉइंट की तरफ, तो मास तो कांस्टेंट है इसका, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी मिनिमम होगा, क्योंकि सबसे दूर पॉइंट है, तो रेडियस वहां पर मैक्सिमम है। इज इट ओके, मतलब ये वी मीन इंटू आर मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू आर मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है। इस वजह से एंगुलर मोमेंटम एट ए मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट बी आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व इन अ elliptical orbit। Is it okay? That's why Kepler's second law is in accordance with law of conservation of angular momentum। This concept is clear to all of you? क्लियर होगा ये कंसेप्ट सभी को? जस्ट 1 मिनट, कोई तो भी आया, मैं अभी आया।
ओके, तो सी तो ऐसा एक कंसेप्ट रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। नाउ सी अब देखिएगा, नेक्स्ट एक बीट है। इस मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर हम करते हैं इलिप्स का, तो इलिप्स का भी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। जैसे आपको पता होगा पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, जनरल इक्वेशन। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। ओके, तो हर एक जो शेप होता है ना हमारा प्रॉपर, उस शेप का मैथमेटिकल इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस इलिप्स का भी हम कर सकते हैं, वही हम करने जा रहे हैं अब। ओके, व्हेन प्लैनेट मूव्स अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट सेमी मेजर एक्सिस एंड उसका इसेंट्रिसिटी, ये निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसेंट्रिसिटी एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा भी शेप सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। अलग अलग शेप्स के लिए इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई का वैल्यू अलग अलग होता है। और ये इसेंट्रिसिटी या फिर ये जो इक्वेशन होता है ना इलिप्स का, ये इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी डिराइव किया जाता है। तो अ, ये ए होगा और ये बी होगा। तो बताओ इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स है उनको जरूर पता होगा। कोनिक सेक्शन अगर उनका हुआ है तो उनको जरूर इसका आंसर देते आएगा। दे सकता है कोई आंसर? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स? इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या है? यस, एनीवन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड्स? इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, बी मतलब सेमी माइनर एक्सिस। तो ए और बी के टर्म में उसका इक्वेशन होता है जिसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहा जाता है। जनरल इक्वेशन होता है ये। जो स्टूडेंट जेई करते या फिर मैथमेटिक्स उनका हायर ऑर्डर में होता है, उनको जरूर इसके ऊपर एक चैप्टर देना पड़ता है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ इसका इक्वेशन। ये होता है एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है किसी स्टूडेंट ने बताया, हाँ राइट आंसर है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे जनरल इक्वेशन कहा जाता है इलिप्स का। ओके, तो अब देखिएगा, हमेशा इस कंडीशन में बी, ए जो रहेगा ये ग्रेटर देन रहेगा बी से, तभी ये इलिप्स का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ए का कंडीशन मतलब ज्यादा रहेगा हमेशा। तो इस वजह से अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर फाइनली आंसर मिल जाता है हमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, और फिर ई का वैल्यू रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर, 1 माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? तो इसी वजह से हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं किसी भी इलिप्स का, और ए और बी में रिलेट करने वाला फॉर्मूला है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीट है। ये इसेंट्रिसिटी 1 होता है सर्कल के लिए। ओके, इसेंट्रिसिटी ये जो फैक्टर रहेगा, ओके, अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग होता है ये। ए और बी का साइज क्या होता है सर्कल के लिए सेम होता है, तो इस वजह से वो डेफिनेटली 1 रहेगा। क्यों 1 रहेगा? ए और बी सेम रहने से वो शायद 1 आएगा। तो फिर ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ सर्कल के लिए क्या रहेगा। सर्कल के लिए ए और बी दोनों भी सेम ही रहते हैं। ओके, इस वजह से सर्कल का इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ओके, तो उस वजह से हम इसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये इसेंट्रिसिटी अगर निकालना है आपको इलिप्स का, तो ये फॉर्मूला रहेगा, याद रखिएगा। ओके, तो आप देखिएगा आर मैक्स, इसका फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई, तो वो रहेगा ए इन ब्रैकेट 1 प्लस ई। ओके, और आर मीन का वैल्यू जो रहता है, ओके, कभी भी अगर मिनिमम रेडियस अगर आपको निकालना है इस इलिप्स का, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा ए इन ब्रैकेट 1 माइनस ई। ओके, तो इस फॉर्मूले से आर मैक्स और आर मीन आप निकाल सकते हो, और इसी वजह से फिर आप वीपी और वेलोसिटी वी मैक्स एंड वी मीन ये भी निकाल सकते हो आप। ओके, वीपी मतलब वी मैक्स और वी मीन क्या होगा आप देखिएगा। आपको पता है वेलोसिटी और रेडियस दूसरे एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे पिछली बार मैंने बताया था। आर मैक्स इंटू वी मीन इज इक्वल टू आर मीन इंटू वी मैक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। तो आप देखिएगा मैं अगर रेशियो लेता हूँ ना वी मैक्स टू वी मीन का, मैक्सिमम वेलोसिटी टू मिनिमम वेलोसिटी, इसका अगर मैं रेशियो लेता हूँ ना,
तो आप देखिएगा मैक्सिमम के लिए 1 प्लस ई है, तो यहाँ पर मिनिमम के लिए 1 प्लस ई आएगा नीचे। ओके, और मतलब उल्टा आएगा यहाँ पर। ओके, Vmax टू Vmin, इसका जो रेशियो रहेगा वो कैसा आएगा फिर देखिएगा वेलोसिटी का। तो ये आने वाला है 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। ओके, ये फॉर्मूले से हम फिर वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके ओके, मिनिमम जहां पर रहेगा वहां पर 1 माइनस ई, और मैक्सिमम जहां पर रहेगा वहां पर 1 प्लस ई। तो इस वजह से आपको ये बीट निकालना पड़ेगा। ओके, हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2jx प्लस 2fy प्लस c होगा, राइट आंसर है। ओके, ठीक है, तो इस वजह से ये बीट रहेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट बीट रहेगा इस वीए, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी का हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं इस इंट्रिसिटी के टर्म में। ये बहुत हायर ऑर्डर में आपको कैलकुलेशन में आएगा, मोस्टली इसके ऊपर कभी न्यूमेरिकल दिखे कम कम ही आपको दिखने को मिलेंगे। तो वीमीन का अगर वैल्यू चाहिए आपको, तो फाइनली अगर हम इसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, मतलब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा। लेकिन जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट आएगा, दैट इज टोटल एनर्जी। और उस लॉजिक से अगर हम आंसर निकालते हैं तो देखिएगा वी मीन इज इक्वल टू जी एम बाय ए इन ब्रैकेट 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई होगा। वी मैक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो वो कैसा आएगा फिर देखिएगा जी एम बाय ए 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई इज इट ओके। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा, वी मैक्स और वी मिन का, इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी ये फॉर्मूलेज है। ओके, ए मतलब आपको पता है ये सेमी मेजर एक्सिस, ई मतलब इसेंट्रिसिटी, और जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यह मतलब मास रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद केपलर्स का थर्ड लॉ है। ये होने के बाद केपलर्स के तीनों लॉस खत्म हो जाते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ इजी है, और इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है उसके तरफ जा सकते हैं। तो आप देखिएगा केपलर्स सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखिएगा आप केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है हमें। सपोज आपको पता है ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ये ए रहेगा, और यहाँ से अगर प्लान स्टार्ट होता है ए से, तो आप देखिएगा ए पर ही वो वापस आने वाला है। तो आप देखिएगा ए से अगर प्लान स्टार्ट होता है और ए पर ही वापस आता है, तो फिर उसे जो लगने वाला टाइम है उसे हम टी कहते हैं, इसे पीरियोडिक टाइम कहा जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम। तो इस पीरियोडिक रिवॉल्यूशन का स्क्वायर लेना है हमें। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो इसी को कहा जाता है केपलर्स थर्ड लॉ। इज इट ओके? Square of the period of revolution is directly proportional to the cube of the semi major axis. This law is called as Kepler's थर्ड लॉ। ओके, इसी को लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है क्योंकि टाइम पीरियड के बारे में हमें बताता है, प्लैनेट के मोशन के बारे में बताता है, इस वजह से इसे लॉ ऑफ पीरियड ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है तो, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of any planet, the square of the period of the revolution of any planet around the sun, around the sun is directly proportional to the, is directly proportional to the cube of the semi major axis, cube of the semi major axis of its elliptical orbit, of its elliptical orbit.
ठीक है। देखिएगा, मतलब कोई भी प्लैनेट को अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है तो ए पॉइंट पर ही वापस आने के लिए उसे जो टाइम लगेगा उसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसे हम टी से इंडिकेट करते हैं। जिस पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, square of period of revolution of any planet around the sun, of any planet around the sun is directly proportional to the is directly proportional to the cube of the semi major axis, cube of the semi major axis of its elliptical orbit, of its elliptical orbit। तो आप देखिएगा, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकालना हो तो हमें कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिर क्या आएगा, फिर देखिएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए क्यूब आएगा। इज इट ओके? समझ में आ गया बच्चों? केपलर थर्ड लॉ इतना ही है, इसके आगे हम कुछ भी मतलब इसका एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना ही उन्होंने बताया। ओके, केपलर सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा बिट बताया, वो इसेंट्रिसिटी और जो फॉर्मूलेस थे, बाकी सब एज यूजुअल है जैसा आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। तो बताओ टी स्क्वायर बाय ए क्यूब, इसका वैल्यू क्या आएगा फिर? के मतलब ही क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, तो आप बताओ मुझे, अभी यही जो लॉ है केपलर्स का थर्ड लॉ, ये ऑब्जर्व किया और स्टडी किया हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने, और फिर उसने अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है हमें, व्हाट मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ किसे कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दिस लॉ इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसने अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया, मतलब उसने एक्चुअल में कैसे सोचा होगा और कैसे डिराइव किया होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये हमें पता चलता है। केपलर्स का जो थर्ड लॉ है ये पहले डिराइव हुआ था साइंटिस्ट न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। तो साइंटिस्ट केपलर ने यही लॉ को स्टडी किया, केपलर्स के थर्ड लॉ को। ओके, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज इक्वल टू के। ओके, ए क्यूब, ए मतलब ही क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर हो ना, तो ए मतलब ही हमारा रेडियस होता है सर्कल का, तो इस वजह से इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। ओके, मतलब ए का वैल्यू आर से रिप्लेस होता है अगर ये सर्कल रहा तो, इलिप्स रहा तो सेमी मेजर एक्सिस, और सर्कल रहा तो रेडियस, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा, जैसे आपको पता होगा, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है ना सर्कुलर ऑर्बिट में, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन प्रोवाइड करता है बताओ? व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एट दैट टाइम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स? बताओ क्या आएगा आंसर? ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर? जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है ना सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द सन, तो एट दैट टाइम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, तो आप सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट ओके? तो कह सकते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट ओके? मतलब हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकालते हैं जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट में लगने वाला जो नेसेसरी फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वही इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मैं उसके पहले किसे डिराइव करने वाला हूँ? अब सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट आंसर रहेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो आप बताओ मुझे, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी, ये हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, इसका फॉर्मूला आपको 9th की बुक में मिलेगा। लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? आर ओमेगा नहीं, 9th में आर ओमेगा नहीं होता है, 9th में आर ओमेगा नहीं था हमें। आई वांट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। लीनियर स्पीड या फिर लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी, राइट आंसर है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको पता ही है, एक कंप्लीट सर्कल में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, लीनियर स्पीड कहा जाता है इसे।
तो लीनियर स्पीड इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है, और एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस वजह से 2 पाई आर बाय कैपिटल टी अगर मैं करता हूं ना, तो मुझे क्या मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी। और यही लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। ओके, तो फिर क्या आएगा देखिएगा अब ये इक्वेशन फोर्स का, ये फोर्स मतलब ही सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो F इज इक्वल टू यम, अब v का वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ 2 पाई आर बाय टी। अब ये v का स्क्वायर है तो इस वजह से mv स्क्वायर बाय आर, ऐसा इक्वेशन आएगा यम। अब 2 पाई आर होल स्क्वायर क्या आएगा फिर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू आर। इज इट ओके? तो ये r और ये आर स्क्वायर का एक r कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या बचा देखिएगा 4m पाई स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पर बचा है। ओके, और क्या बचने वाला है अब r बाय टी स्क्वायर। तो अब मुझे कुछ भी करके क्या करना है इस इक्वेशन में, ये लॉ को इंटरैक्ट करना है, ये लॉ का वैल्यू मुझे पुट करना है। तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब मतलब के है। इज इट ओके? टी स्क्वायर बाय आर क्यूब मतलब के है। तो फिर मुझे टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पर, मुझे अब किसकी जरूरत है, आर क्यूब की। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से न्यूमरेटर में और आर स्क्वायर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसा अगर मैं करता हूँ तो फिर क्या आएगा देखिएगा 4m पाई स्क्वायर एज इट इज। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब बन गया ऊपर। ओके, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और आर स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। इज इट ओके? समझ में आ गया ये क्या किया मैंने, आर बाय टी स्क्वायर था, मैंने ऊपर भी आर स्क्वायर से और नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसी भी एक नंबर से हम किसी भी रेशियो को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो अब बताओ टी स्क्वायर बाय आर क्यूब अगर के है तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर क्या आएगा, बताओ। टी स्क्वायर बाय आर क्यूब अगर के है तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर क्या आएगा, राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है, इसका आंसर आएगा 1 बाय के। इज इट ओके? तो राइट आंसर होगा इसका 1 बाय के। तो अब मैं वही लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा आप नीचे सी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या आएगा फिर देखिएगा आप 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय के मतलब ये कांस्टेंट है, तो वो लिखा क्या नहीं लिखा क्या कुछ फर्क नहीं गिरता है। तो इस इक्वेशन में अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो सभी पैरामीटर कांस्टेंट है, 4m पाई स्क्वायर के, ये सब कांस्टेंट है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इस वजह से साइंटिस्ट न्यूटन केपलर थर्ड लॉ से अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ तक आ गया था। तो इसी वजह से उसने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, इज इट ओके? समझ में आ गया कि किस वजह से साइंटिस्ट न्यूटन अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ तक आ गया था, बाय यूजिंग केपलर थर्ड लॉ। ओके, तो ये इंटरेक्शन है केपलर थर्ड लॉ का हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के साथ। ठीक है, तो बस इतना ही, ये केपलर्स लॉज का बीट है। इसके बाद अब इस टॉपिक में आपको सैटेलाइट और सैटेलाइट से रिलेटेड जानकारी दी है। ये भी इजी पार्ट है, और इसमें जो लगने वाला पार्ट था एक, आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर ही बताया था, तो कुछ ज्यादा पढ़ाने का पार्ट रह नहीं गया अब। जस्ट इस मतलब इस सैटेलाइट मोशन पर एक या दो ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी पर। तो वो एक दो क्वेश्चंस, और हमारे पोटेंशियल तक न्यूमेरिकल्स रह गए थे, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स बाकी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उससे रिलेटेड बीट्स के। तो वो भी हम देख लेंगे आज अगर होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम कल के लेक्चर में वो लेकर फिर कल पूरा टॉपिक एंड हो जाएगा। ओके, विद क्वेश्चन आंसर। तो कल के लेक्चर में आने से पहले आपको करना क्या है, जितना भी पार्ट है अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ उसका एक सिनॉप्सिस बनाना है, और सभी फॉर्मूलेस को लिख कर रखना है कागज पर। तो आप जब न्यूमेरिकल कल सॉल्व करोगे, या फिर जो न्यूमेरिकल में कल लेने वाला हूँ, तो वो करते हो कि हमें प्रीवियस फॉर्मूले लगने वाले हैं, सभी फॉर्मूलेज लिखना जो भी इंपॉर्टेंट करके मैंने हाईलाइट करके दिए है। जैसे वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला, उसके बाद फिर उसके 3 फॉर्मूलेज बताए थे, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, इनसाइड आउटसाइड, सर ऑन द सरफेस। तो ये सबका कलेक्शन एक के नीचे एक रखना, जितना भी अभी तक मैंने पार्ट पढ़ाया है। ओके, अगर कुछ रह गया आपका तो आप वीडियोज में जाकर देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने ग्रुप पर सेंड किया है, और हर दिन इसके ऊपर वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ, हर वीडियोज मैंने उसके ऊपर अपलोड किया है, तो वहां पर जाके आप देखिएगा। ओके, और सभी फॉर्मुलेज का एक बार कलेक्शन आपके पास आपको रखना है।
इज इट ओके? ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे और पूरा ही टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ओके, तो फिर अगले बिट के बारे में हम देखेंगे कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से उसके। तो आई थिंक मैंने इस टॉपिक पर टेस्ट आपको 5 तारीख को दिया होगा, तो इसी वजह से दिया होगा क्योंकि मतलब कल का दिन तो हमें लगने वाला है, तो कल 4 तारीख है और इजीली फिर आप कल का लेक्चर होने के बाद पढ़ाई करके 5 तारीख का जो हमारा टेस्ट रहेगा वो आप ग्रेजुएशन पर दे सकते हो। ओके, तो जितना आएगा उतना, नो डाउट। ओके, उसका पहले हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे उसका, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट बीट है सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मतलब क्या होता है देखिएगा, एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। ओके, कोई भी प्लैनेट के अराउंड जो एक ऑब्जेक्ट होता है जो सर्कुलर मोशन में मूव करता है एक ऑर्बिट में, ऐसे बीट को या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है सैटेलाइट। ओके, जैसे आपको पता है हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है। मून ऑलरेडी हमारे अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ओके, और वो नेचुरल है, इस वजह से उसे नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है अर्थ का। ओके, वैसे ही मतलब अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग है। मार्स के ऊपर 2 मून है। ओके, मार्स पर अगर आप चले जाओगे तो मार्स को 2 मून्स है। ओके, उनको कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। वैसे अगर जुपिटर पर जाओगे तो आप 63 है। ओके, वैसे अगर जाओगे दूसरे प्लैनेट पर तो और भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा सैटर्न पर है। सैटर्न पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है उसके। ओके, मतलब बहुत सारे जो रेमनंट्स है वो मूव करते रहते हैं सैटेलाइट के अराउंड। ओके, वो सैटर्न के अराउंड, तो उनको उसको सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट हम मैन मेड भी भेज सकते हैं जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के अराउंड। ओके, अर्थ के अराउंड ही नहीं कंपल्शन है, दूसरे प्लैनेट के अराउंड भी रिवॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सैटेलाइट आपको पता है बहुत सारी जानकारी हमें देते हैं अलग अलग वे से, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद क्या कह सकते हैं हम, बहुत डिफरेंट पर्पस होते हैं। जैसे हमारे अर्थ क्रस्ट का आपको इमेज निकालना है। ओके, जिससे उसके अंदर कितने मिनरल्स है, कितने मतलब वहां पर अलग अलग मेटल्स मिल सकते हैं, इसका हमें पूरा जानकारी उससे मिलता है। ओके, जैसे कहीं पर अगर बवंडर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, वो इलाके को फिर हम खाली कर देते हैं और फिर उससे जो होने वाला इकोनॉमिकल और ह्यूमन लॉस होता है वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये मिलिट्री पर्पज में बहुत काम में आते हैं। मिलिट्री पर्पज में हमारे जितने भी जो फाइटर शिप्स होते हैं या फिर फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए, उसके बाद उनको जो मिसाइल डालने पड़ते हैं टारगेट पर, तो उन मिसाइल्स को गाइड करने के लिए। ओके, तो उसके लिए भी हमें सैटेलाइट्स का यूज होता है बहुत। मतलब मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट का बहुत अहमियत है। ओके, आज सैटेलाइट ही है जिस वजह से हम ये आज लेक्चर भी ले पा रहे हैं। ओके, इसमें बहुत सारा हेल्प करता है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। बहुत रैपिड कम्युनिकेशन अगर हमें करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो सैटेलाइट उसके लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो हमारे हमारा जो जनरेशन था उस जनरेशन के कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं हम जनरेशन गैप कब आ गया, जब सैटेलाइट का इन्वेंशन हुआ। इसके पहले भी कम्युनिकेशन हुआ करता था लेकिन उसे बहुत देर लगता था या फिर वो इतना इफेक्टिव वे से नहीं होता था। लेकिन अभी तक आपको पता है यहाँ पर मतलब इतना कम्युनिकेशन में हमने ग्रो कर लिया और इंस्टेंटली कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अगर कहीं पर कुछ भी हो जाता है तो उसका विद इन सेकेंड इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे आपको पता है हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम चैटिंग कर सकते हैं। और मतलब इंग्लैंड में भी अगर कोई पर्सन बैठा है और वो भी इंडिया में अगर बात करना चाहता है तो 1 सेकंड के अंदर कम्युनिकेशन हो जाता है। इतना फास्ट कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट में कम्युनिकेशन के लिए स्पीड का या फिर किसी भी चीज का कुछ भी लिमिटेशन नहीं होता है। ओके, बहुत कम स्पीड में हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसके पहले आपको पता होगा अगर एक नेशन से दूसरे नेशन अगर मैसेज भेजना हो तो किसी पर्सन को भेजा जाता था पुराने जमाने में, और वो पर्सन मतलब वहां पर जाएगा या नहीं जाएगा उसका कुछ भी मतलब श्योरिटी नहीं था। ओके, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कोई अगर संदेशा होता है जो कोई अगर एक हॉर्स राइडर होता है जो लेके जाता था, लेकिन वो बीच में कोई उसे मार देता था या फिर वो मर जाता था, तो वो संदेश भी वहां तक नहीं जाता था। ओके, तो इतना मतलब पुराने जमाने में बहुत हम लैग कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन अभी बहुत ही रैपिड कम्युनिकेशन हुआ है। ओके, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे मतलब कोई आदमी अगर गिर भी जाए एक कंट्री में एक रास्ते पर
तो उसका वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है और दूसरे कंट्री का पर्सन बताता है कि वो ऐसे गिरा वैसे गिरा। ओके, मतलब इतना हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जिसके कभी कभी ड्रॉबैक भी हो जाते हैं, कुछ अगर रूमर्स होते हैं तो वो भी जल्दी फैल जाते हैं। ओके, ठीक है, हम अच्छी तरह से ही बात करेंगे, क्योंकि मतलब आप साइंस पढ़ रहे हो और आपको साइंस के अच्छे फैक्टर ही बताना पड़ेगा, वरना आप साइंस से भाग जाओगे। ओके, इस वजह से जो एडवांटेजेस है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सैटेलाइट के बहुत सारे एडवांटेजेस है। सैटेलाइट अलग अलग तरीके का होता है। ओके, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए मिनिमम 2 स्टेज का इंजन लगता है। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगर है तो इसका ये जो पेलोड होता है ना, सैटेलाइट का मटेरियल यहीं पर होता है, ये ट्रायंगल में। इसे पेलोड कहा जाता है और इसी में पूरा सैटेलाइट का असेंबली होता है, या फिर कोई पर्सन को भी हम भेज रहे हैं ना, तो वो पर्सन इसी ट्रायंगुलर सेक्शन में होता है। बाकी के सभी सेक्शन जो होते हैं ना, वो इसके फ्यूल के स्टेजेस होते हैं। अलग अलग तरीके के फ्यूल के स्टेजेस इससे लगते हैं। ओके, मिनिमम 2 स्टेजेस लगते हैं, लेकिन 2 स्टेज में कुछ भी नहीं होता है, 4 या 5 स्टेजेस लगते हैं इंजिन के। एक पहला स्टेज उसे क्या करता है, सफिशियंट हाइट प्रोवाइड करता है। ओके, फर्स्ट स्टेज प्रोवाइड द सफिशियंट हाइट टू दिस सैटेलाइट, मतलब इस सैटेलाइट को मुझे हाइट पर लॉन्च कर रहा है ना, मैं यहाँ से अगर सैटेलाइट को लॉन्च करता हूँ तो सफिशिएंट हाइट देने का काम ये पहला स्टेज करता है। जैसे ही पहला स्टेज का काम खत्म होता है, वो जो इंजन होता है वो डिटैच हो जाता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट का ऊपर जाने के बाद मास कम हो जाता है, इस वजह से और भी रैपिड वे से जाता है। रॉकेट प्रपल्शन मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, याद है आपको? ओके, तो ऊपर जाने के बाद उसका मास कम होता है, धीरे धीरे आपको पता है फ्यूल कम हो जाता है, इस वजह से वो अपने इंजन को डिटैच कर देता है और अपने वेट को कम कर लेता है। ऐसे वैसे ये ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से जा सकता है। फिर पहला स्टेज का काम खत्म होने के बाद पहला स्टेज का इंजन निकल जाता है, फिर अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी ओर खींचता है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सपोज ये अगर जैसे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के 90 डिग्री मुड़ गया, फिर यहाँ पर उसे एक सफिशिएंट वेलोसिटी दिया जाता है। इसे वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और फिर यहाँ पर एक वेलोसिटी देने के बाद, ये वेलोसिटी कौन देता है, इसका जो दूसरा इंजन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, वो उसे सफिशिएंट वेलोसिटी देता है और जो ऑर्बिट में लॉन्च करवाना है वो ऑर्बिट में वो लॉन्च करवाता है, और फिर वो उसी ऑर्बिट में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। सैटेलाइट को लॉन्च करते वक्त और ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करते वक्त इंजन का यूज लगता है, फ्यूल का यूज लगता है। एक बार अगर इसे किसी ऑर्बिट में अगर हमने स्टेबल मूव करवाए ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी देकर, तो फिर वो सालों तक वैसे ही घूमते रहता है विदाउट एनी रिडक्शन इन स्पीड। आपको पता होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें, एवरी ऑब्जेक्ट ट्राई टू बी कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of uniform motion unless and until it is compelled by external unbalanced force। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। तो इस सैटेलाइट को सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन करवाने के लिए हमें उसे स्पीड में लाना पड़ता है। एक बार अगर कोई सैटेलाइट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना हमारे अर्थ कह रहा हूँ, तो उसे घूमते वक्त कुछ भी एनर्जी नहीं लगता है। क्यों नहीं एनर्जी लगता है? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में घूमता है। और आपको पता है सैटेलाइट जिस एरिया में मूव करता है, वो एरिया मतलब वैक्यूम होता है। हमारे अर्थ के बाहर आपको पता है वैक्यूम होता है, ऐसा रीजन होता है जहां पर एयर ही प्रेजेंट नहीं होता है। और ऐसे रीजन में सैटेलाइट को मूव करवाने से एडवांटेज क्या मिलता है कि इसे कोई भी अपोजिशन नहीं होता है। एयर ही नहीं होने के कारण इसको एयर का रेजिस्टेंस भी अपोज नहीं करता है। जैसे आपको पता होगा हमारा जो फैन होता है ना, वो एक बार अगर हम चालू कर दे यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाए ना, उसे अगर हम बंद कर दे तो फैन बंद होता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस उसे अपोज करता है, इस वजह से। लेकिन सोचो स्पेस में तो एयर ही नहीं है, तो एक बार अगर हम सैटेलाइट को यूनिफॉर्म स्पीड में लाते हैं ना, तो उसे घूमते वक्त कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलता है, उसी फील्ड से वो मूव करता है। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। ओके, सैटेलाइट को मूव करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगता है। फिर आप ये सैटेलाइट को जो पैनल्स होते हैं, आपको पता होगा सोलर पैनल्स होते हैं सैटेलाइट को कुछ ऐसे, तो ये सोलर पैनल उसको किस काम में आते हैं? जो कम्युनिकेशन वो करता है ना, सिग्नल को अर्थ सरफेस से लेना, उसको रिफ्रेश करना और फिर से दूसरी जगह भेज देना, तो ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी लगता है। उस एनर्जी के लिए उसे सोलर एनर्जी यूजफुल होता है। और इसके अंदर 2-3 बैटरीज होते हैं सैटेलाइट के अंदर। ओके, मतलब कुछ बैटरीज परमानेंट होते हैं, तो कुछ बैटरीज कुछ बैटरीज टेम्परेली रिचार्ज कर सकता है। वो जैसे सोलर बैटरी जो होते हैं, वो जैसे खत्म होते हैं वो सोलर एनर्जी से उसे रिचार्ज कर देता है और ज्यादा दिनों तक ये बैटरी चलते रहते हैं। ओके, मतलब हाई क्वालिटीड बैटरीज यहाँ पर होते हैं जो इजीली रिचार्ज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये सैटेलाइट बैक लूप में चला जाता है। मतलब ये हमारा सन है, ओके, और ये हमारा अर्थ है, और फिर यहाँ पर वो सैटेलाइट है।
तो ये सैटेलाइट क्या होता है, सन के पीछे मतलब अर्थ के पीछे के हिस्से में जब चला जाता है ना, तो ये अर्थ का शैडो रीजन होता है। इस रीजन में उसको कोई भी सनलाइट नहीं मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक घूमने के लिए उसे अपने अंदर का जो बैटरी होता है परमानेंट, वो यूज करना पड़ता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे प्लैनेट भी इसके पाथ के बीच में आ जाते हैं। मतलब सैटेलाइट यहाँ पर भी आ गया सन के सामने, तो यहाँ पर दूसरा प्लैनेट उसे आ जाता है। इस वजह से सैटेलाइट पर भी इक्लिप्स होते हैं, और इन इक्लिप्स के चलते उसे सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाता है। इस वजह से उसके अंदर एक परमानेंट बैटरी होता है, जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर उसे यूज करने के बाद उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हम। ओके, तो ऐसा एक परमानेंट बैटरी होता है, वो फिर उस बैटरी को यूज करता है। और तब वो मतलब जब बाहर का एनर्जी कम हो जाता है, तो वो अपने अंदर की एनर्जी को यूज करके फिर जो फंक्शन परफॉर्म करने उसे वो करते रहता है। अभी फिर से मीटिंग का टाइम खत्म होने को आ गया है। ठीक है, कम फास्ट, थोड़ा ही रिमेनिंग इस टॉपिक का। तो ये सैटेलाइट बिट खत्म करके हम एंड करते लेक्चर को। ओके, सो रिजॉइन फास्ट।